तो दोस्तों वैसे तो बड़ी विडंबना वाली बात है कि जब इजराइल को एक देश के तौर पर स्थापित किया उस समय ब्रदरहुड वाले जिन देशों ने उसे एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था उसमें ईरान और टर्की दो नाम सबसे पहले सामने आए थे और बाकी के मैक्सिमम देशों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया। आज तक मोस्ट प्रोबेबली देश इजराइल को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करते और जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया वो लगातार इजराइल से दुश्मनी निभाते आए हैं। लेकिन आज की परिस्थितियां विपरीत हो चुकी है, जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था वो आज दोस्त बनते जा रहे हैं, लेकिन जिन दो देशों ने रिकॉग्नाइज कर दिया था ईरान और टर्की वो आज इजराइल के दुश्मन बनते जा रहे हैं। वैसे तो इजराइल और टर्की के बीच में ऑफिशियली कुछ भी ऐसे मतभेद नहीं है, थोड़े बहुत जो नॉर्मली होते हैं वो होते हैं, लेकिन अंदर खाने ईरान जितना ही टर्की इस समय इजराइल के लिए खतरनाक हो चुका है और इसके पीछे कुछ कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है हमास को अपना बेहिसाब समर्थन देना। दरअसल इजराइल के ऊपर रिसेंटली जो 5000 रॉकेट से एक साथ हमला हुआ जिसको लेकर मोसाद और सीआईए को भी पहले पता नहीं चल पाया, इसके अब कुछ तार जुड़ने लगे हैं और इससे संबंधित ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि भला इतने सारे रॉकेट्स हमास के लोगों को बनाने के लिए मटेरियल कहां से मिला। ऑब्वियसली अगर 5000 की संख्या में आप रॉकेट्स का निर्माण कर रहे हैं तो इनको बनाने के लिए ढेर सारा सामान लगेगा, एक्सप्लोसिव वगैरह लगेंगे, तो ये सारा कुछ सामान लेकर कहां से आया गया। तो अब कुछ खबरों में ये पुष्टि की जा रही है कि ये सारा सामान टर्की से हमास को भिजवाया गया है। जी हाँ, और इसको लेकर कुछ दावे किए जा रहे हैं जिसमें इजराइल की फोर्सेस द्वारा पकड़ी गई कुछ खेपें थी। दरअसल इजराइल के अंदर एक संस्था है फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेटिक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FDD भी कहा जाता है। इन्होंने दरअसल खुलासा किया है कि इजरायली सीमा अधिकारियों ने 14 सितंबर के दिन टर्की से गाजा पट्टी जाने वाले रास्ते में 16 टन विस्फोटक सामग्री से भरे 2 कंटेनर पकड़े थे। दरअसल ये पकड़ने का काम किया गया था इजराइल की टैक्स अथॉरिटी द्वारा। दरअसल जैसे भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह क्रॉस करते हैं तो इनसे सीमा शुल्क वसूला जाता है, उस दौरान चेकिंग होती है और चेकिंग में ये पाया जाता है कि इनके अंदर विस्फोटक सामग्री भरी हुई है, जबकि बताया ये गया था कि इन कंटेनर्स के अंदर 14 टन के लगभग जिप्सन भरा हुआ है। जिप्सन के बारे में आप जानते होंगे, कुछ POP टाइप का ही होता है, मकान निर्माण में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टोटल 54 टन सामग्री थी जिसमें से 16 टन इन्होंने विस्फोटक भर लिया था जिप्सन की आड़ में और इनकी प्रॉपर लैब टेस्टिंग की गई और लैब टेस्टिंग में ये चीजें सामने निकल कर आई कि इन कंटेनर्स में अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड वही केमिकल है जिससे कि रॉकेट्स वगैरह के लिए विस्फोटक बनाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली काफी लंबे चौड़े लिंक्स टर्की से जुड़ते जा रहे हैं इस हमले को लेकर। इसके अलावा भी टर्की की कई सारी गतिविधियां काफी ज्यादा संदिग्ध रही है क्योंकि टर्की इस समय हमास से बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि टर्की द्वारा अपनी बैंकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बैंकों के माध्यम से हमास तक फंडिंग पहुंचाने का काम भी कर रहा है, जिसकी जानकारी पूरी दुनिया को है। इसके साथ साथ एर्दोगान, हम जानते हैं उनकी विचारधारा किस तरह की है। इन्होंने हमास के कई बड़े लीडर्स के साथ अनेकों बार मीटिंग्स वगैरह की है, जिसके फोटोज वगैरह सोशल मीडिया पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा बताया जाता है कि टर्की द्वारा हमास के नेताओं के लिए पासपोर्ट्स भी जारी किए गए हैं जिससे कि वो विदेश यात्राएं कर सके और दुनिया भर के अलग अलग देशों में जहां पर भी उन्हें जाना हो वो आसानी से जा सकें टर्किश पासपोर्ट के जरिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पैलेस्टीन वो जो कि वेस्ट बैंक का हिस्सा है, वहां पर जो हमास का प्रमुख है जिसका नाम साले अल अरोरी है, जो कि अमेरिका द्वारा भी प्रतिबंधित आतंकी घोषित है और इसके सिर पर $5 मिलियन अमेरिकी का इनाम भी घोषित किया गया है। ये खुलेआम इस्तांबुल के अंदर रहता है जो कि टर्की का एक बहुत ही बड़ा प्रमुख शहर है। तो अल्टीमेटली हमास के साथ काफी गहरे रिलेशनशिप है टर्की के। इससे पहले की भी अगर बात की जाए तो वर्ष 2008-9 में जब टर्की के मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगान टर्की के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान भी इन्होंने इजराइल के साथ संबंधों को बहुत बड़े स्केल पर खराब कर लिया था और सितंबर 2011 में औपचारिक रूप से जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है टर्की और इजराइल के बीच में ये तक तोड़ दिए गए थे, जो कि 2-4 साल पहले ही वापस बहाल हुए हैं। दरअसल उस समय एर्दोगान की तरफ से बिल्कुल व्यक्तिगत किसी विवाद की तरह इजराइल द्वारा जो गाजा की नाकाबंदी की गई थी उसे तोड़ने के लिए अपने जहाज वगैरह भिजवा दिए गए थे। तो इन सब चीजों को लेकर इजराइल और टर्की के बीच में रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब हो गए थे और तब से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। औपचारिक रूप से भले ही ये सामान्य हुए हों, लेकिन अगर गहराई में देखा जाए तो दोनों देशों के रिलेशनशिप हमास को लेकर काफी ज्यादा खराब हुए हैं। वैसे ये जो विस्फोटक वगैरह भेजा गया है, आने वाले कुछ ही समय में इसके बारे में डिटेल में जानकारियां जरूर आ जाएगी। इजराइल की मोसाद हो या फिर अमेरिका की CIA हो, दोनों ही इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली इस समय कर ही रही होंगी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वाकई में इन सब मामलों को लेकर ईरान के साथ साथ टर्की भी उतना ही बड़ा दोषी हो सकता है।
अच्छा, यहाँ पर आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि भला ऐसा करने के पीछे टर्की का मकसद क्या हो सकता है। तो इसके पीछे सीधे सीधे दो मकसद है। एक तो ये कि कॉन्फ्लिक्ट को इतना बढ़ा दिया जाए जिस वजह से सऊदी अरेबिया किसी भी परिस्थिति में पीस डील एस्टेब्लिश न कर पाए इजराइल के साथ। इसके अलावा जो IMEC कॉरिडोर को लेकर टर्की की परेशानियां थी, ये उसके काउंटर में भी एक मूव माना जा सकता है। कुल मिलाकर सऊदी अरेबिया की परेशानी टर्की इतनी ज्यादा बढ़ा देना चाहता है कि वो असमंजस की स्थिति में पड़ जाए, इसे समर्थन दे या उसे समर्थन दे। ऐसी परिस्थिति में जो उसकी लीडरशिप है OIC में, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाए। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि टर्की काफी लंबे समय से OIC के देशों के ऊपर अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है, और जिस तरह से OIC में सऊदी अरेबिया का मान सम्मान होता है, कुछ उस तरह की लीडरशिप और मान सम्मान वो चाहता है। तो यहाँ पर एक ही प्रयास में कई सारे गोल टर्की अचीव कर सकता है। इसके अलावा आप रशिया का भी एंगल डाल सकते हैं। भारत की G20 में आने से पहले एर्दोगान रशिया के विजिट पर जाते हैं। उसके बाद उनके बीच में क्या बात होती है उसको लेकर तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ये वही मीटिंग थी जिसके बाद यूक्रेन का गेहूं सही सलामत तरीके से टर्की तक पहुंचता है। और उसके कुछ समय के बाद में ये इजराइल के अंदर अटैक वगैरह होते हैं, जिससे कि पश्चिमी देशों का ध्यान पूरी तरह से हट जाता है यूक्रेन के ऊपर से। मैं आपको एक हालिया एग्जांपल देता हूं। इजराइल और हमास के बीच में जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से पश्चिमी देशों का ध्यान यूक्रेन के ऊपर है ही नहीं, जिसका सीधा सीधा फायदा रशिया को हो रहा है। और रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की द्वारा इस बात को लेकर गुहार भी लगाई गई है कि देखिए, अब तो हमारे ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, हर किसी का ध्यान इस समय इजराइल और हमास के ऊपर है। तो अल्टीमेटली मामला काफी बड़ा है, रशिया से भी इसके तार जुड़ते हैं। लेकिन टर्की और ईरान की बात की जाए तो वो लोग सीधे सीधे इस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए हैं।